नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के ऊपर। जैसे हम जब भी जाते हैं कोई भी प्लॉट खरीदने के लिए या कोई भी अपार्टमेंट खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, किसी भी हाई राइज बिल्डिंग में कोई भी जो नया प्रोजेक्ट होता है उसमें, या फिर जो भी पुराना प्रोजेक्ट होता है, तो हमें एक शब्द बार बार हमें सुनने को मिलता है। जो वहाँ पे जो सेल्स पर्सन होते हैं वो बोलते हैं इस प्रोजेक्ट का रेरा आ गया है, कोई बोलता है अभी रेरा इसका नहीं आया, अभी रेरा वेटेड है। तो वो चीज़ें हमें बार बार सुनते हैं हम उन चीज़ों के लिए कि रेरा आखिर क्या है, ये रेरा हमें कहाँ पे इसके हमें बेनिफिट मिलते हैं, या फिर रेरा इसका जो कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई। आज इन चीज़ों का हम बड़े ही एक आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम बात करते हैं आज से पीछे की 10-15 साल 20 साल पहले की। तो जैसे हमारे जो टोटली जो मोबाइल का जो टाइम था, मोबाइल के नाम पे केवल हमारे पास BSNL होता था या MTNL होता था, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे। तो ऐसे ही सेम हमारे पास अभी रियल स्टेट की अगर हम बात करते थे तो हमारे पास केवल और केवल जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन था, जैसे हरियाणा में हुड्डा था, दिल्ली में DDA था। उसके अलावा एक दो और जो रियल स्टेट में प्राइवेट जो कंपनी थी उसने काम स्टार्ट किया था। नहीं तो मोस्टली जो काम होता था वो गवर्नमेंट के ही ऑर्गेनाइजेशन करते थे। तो जैसे हुड्डा में जो भी, हरियाणा में जो भी प्लॉट का काम होता था, जितने भी नए सेक्टर डेवलप किए जाते थे, तो सारा का सारा जो अर्बन डेवलपमेंट का काम था वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता था। पर उसमें धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें जैसे मोबाइल में बाद में एक एयरटेल आ गया, वोडाफोन आ गया, रिलायंस आ गया, जियो आ गया, बहुत सारी उसमें प्राइवेट कंपनीज आ गई, प्राइवेटाइजेशन हो गया। ऐसे ही रियल एस्टेट में भी धीरे धीरे क्या हुआ कि एक टाइम के साथ साथ चलते चलते एक प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया। और एक प्राइवेट कंपनी एक से बढ़ के एक, जैसे दुबई की, सिंगापुर की तर्ज पे यहाँ पे भी धीरे धीरे, मुंबई में, फिर धीरे धीरे दिल्ली में, गुड़गांव में, और वो धीरे धीरे छोटे शहरों में भी सब जगह क्या हुआ, एक प्राइवेट कंपनी उसके अंदर आ गई फील्ड में। और सभी ने रियल स्टेट में अपने अलग से सेक्टर, सारे सेक्टर स्टार्ट कर दिए काटने। और नई नई उसमें हाई राइज बिल्डिंग लेके आए, नए नए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए। तो धीरे धीरे लोगों को भी पता चला कि एक गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे भी अच्छे खासे प्रोजेक्ट मिले प्राइवेट सेक्टर में भी। तो धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, जो प्राइवेट सेक्टर की जो रियल एस्टेट कंपनियां थी उन्होंने अपनी मन मर्जी चलानी शुरू कर दी। तो धीरे धीरे जनता उसमें परेशान होने लग गई, फंसती चले गए लोग उसके अंदर। नए नए स्टार्टिंग में कुछ और कंप्रोमाइज करते थे, बाद में उसको चेंज करके नए नए प्लान उसमें अपने मन मर्जी से ऐड कर देते थे। तो ये चीजें धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे नोएडा का आपने एग्जांपल देखा होगा, नोएडा में ऐसी ऐसी बहुत स्टोरी हुई कि लोग बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करके फंस गए किसी किसी प्रोजेक्ट के अंदर। वो केवल उनकी जो स्टार्टिंग के जो विज्ञापन थे, जो स्टार्टिंग में जो उन लोगों ने एडवर्टाइज किया था अपने प्रोजेक्ट को लेके, वो देख लेते थे। पर बाद में उसके बजाय उनको कुछ और ही मिलता था रियल में। जो वहाँ पे इतनी सारी चीजें चेंज हो जाती थी, लेआउट चेंज हो जाता था, पेमेंट चेंज हो जाती थी, जो उनका प्राइस तक भी चेंज हो जाता था। पहले कुछ प्राइस में बता के बेचा था, बाद में कुछ और उसके अंदर इंक्रीज कर देते थे। तो इन चीजों को धीरे धीरे गवर्नमेंट बड़ा परेशान हो गई, लोग कोर्ट में जाते थे, पुलिस केस होने लग गए। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे जो इंडिया में सेबी है, जो पूरा जो स्टॉक मार्केट को मॉनिटरिंग करती है, हमारा रिजर्व बैंक है, जो पूरा जो हमारे जो टोटली जितने भी बैंक है सभी को, सभी की मॉनिटरिंग करता है। तो क्यों नहीं एक ऐसी एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो इसको भी, रियल स्टेट सेक्टर को भी, पूरे रियल स्टेट को जो मॉनिटरिंग करे, जो उनको पूरा रेगुलेट करे कि क्या करना है, उनको कैसे करना है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने एक नई अथॉरिटी का गठन किया, जिसको रेरा कहते हैं, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये 2016 में एक जो बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम उठाया सरकार ने, ये 2017 में इसको लागू किया। तो ये जो था, इससे पहले कोई भी रेरा की कोई ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं थी। तो इसमें क्या होता है रेरा, एक्चुअली रेरा का सबसे पहली बात तो ये बता दें, रेरा की जरूरत किस किस को होती है। कोई भी रियल स्टेट कंपनी है, कोई बिल्डर है, या फिर कोई भी एजेंट है, अगर इनको किसी को भी अगर रियल स्टेट में काम करना है तो रेरा लेना ही पड़ेगा। रेरा इन सभी के लिए कंपलसरी है। दूसरी बात, कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है प्रोजेक्ट में, अगर आपका प्रोजेक्ट, कोई भी अगर रियल एस्टेट कंपनी जो काम कर रही है जिस प्रोजेक्ट के ऊपर, अगर वो प्रोजेक्ट 500 मीटर से ऊपर है उसका एरिया, या फिर उसमें जो बनने वाली यूनिट उसमें 8 यूनिट से ज्यादा है, तो उसको रेरा लेना ही पड़ेगा। और वो रेरा नहीं लेता तो वो इलीगल है। एक्चुअली हम आसान शब्दों में अगर कहें तो रेरा वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ए क्रिएट ए फेयर इन्वायरमेंट फॉर बोथ इन बायर एंड डेवलपर, कि ये दोनों के लिए ही एक फेयर इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए इसको गठित किया गया था अथॉरिटी को, बायर के लिए भी
इसके बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं, और जो डेवलपर कंपनी है उसके लिए भी इसके बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं। उसमें क्या आ जाता है, अगर हम बात करें तो टोटली इसके अंदर जो फोकस रहेगा हमारा 5 पॉइंट के ऊपर फोकस रहेगा, जिसमें जो सबसे पहला पॉइंट तो आ जाता है प्राइस का। जैसे कोई भी एक बायर होता है, वो अपनी पूरी जीवन भर की जो जमा पूंजी होती है वो इसके किसी एक प्रोजेक्ट में लगा देता है। और वो स्टार्टिंग में उसको पहले कंपनियां क्या करती थी, कुछ भी अपने ऐड निकालती थी न्यूज़पेपर में, अपने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देते थे कि ये एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है और इसमें ये प्राइस रहेगा। और बाद में क्या करती थी, उस प्राइस को चेंज कर देते थे कि इसके अंदर ये चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं हमने, ये आपका प्लस पॉइंट हो गया, ये हो गया, सौ सौ चीज़ें होती थी। तो उसको क्या होता है, एक जो जो कोई बायर होता है उसका जितना वो बजट लेके चलता है, वो उसके लिए चाहे 50 लाख रुपए वाला बायर है तो 50 लाख उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जो 5 करोड़ रुपए जो लगा रहा तो उसके लिए 5 करोड़ भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जो 50 लाख वाला बायर है उसके लिए तो दोबारा से 50 लगा देगा, नहीं, वो उसकी जीवन भर की जमा पूंजी है, जो वो अपने सपनों का घर खरीदने के लिए जो कहीं पे इन्वेस्ट करता है। और जब उसको पता चले 3 साल बाद में, 4 साल बाद में कि इसमें तो 50 लाख नहीं, ये तो 70 लाख का मकान हो गया, आपको 20 लाख और देने पड़ेंगे, तो वो कहाँ जाए, किसको बताए ये चीज। तो ये अब रेरा में ये कंप्लेंट कर सकता है, ये चीजें रेरा में नहीं चलेंगी। जो स्टार्टिंग में जो अलॉटमेंट के टाइम पे जो चीजें लिख के जो उसको मिली हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करना पड़ेगा, कोई भी प्राइस में इंक्रीज नहीं कर सकता बिल्डर। और दूसरा उसमें आ जाता है, हमारा दूसरा पॉइंट रहता है टाइमली कंप्लीशन का। पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में जो रियल एस्टेट कंपनी थी, जो स्टार्टिंग में बोल देती थी कि आपका जो कंप्लीशन का टाइम रहेगा 4 साल तक रहेगा, 4 साल में हम इसको कंप्लीट करके देंगे, पर उसको 5 साल 6 7 धीरे धीरे 2 2 3 3 साल 4 4 साल तक डिले हो जाते थे। और जो बायर था वो उसके अंदर पिस के रह जाता था, कुछ नहीं कर पाता था, घूमते रहते थे लोग इधर से उधर, कभी कोर्ट में भी जाते थे, वहां पे धरने भी देते थे, रियल एस्टेट कंपनी के जो ऑफिस के सामने भी लोग इकट्ठे होकर नारेबाजी करते रहते थे, पर कोई भी उसका सॉर्ट आउट नहीं होती थी सोल्यूशन। तो इन चीजों का भी जो टाइम जो दिया हुआ रेरा ने, अगर उसको 4 साल का टाइम मिला रेरा में किसी प्रोजेक्ट को, और वो 4 साल में पूरा नहीं करेगा तो उसके ऊपर एक मोटा जुर्माना लग जाएगा। उसको रेरा के दबाव में उसको वो चीजें, उसके डर के कारण उसको वो चीजें टाइमली कंप्लीट करनी पड़ेंगी, नहीं तो उसकी कंप्लेंट हो जाएगी और उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। तीसरा उसके अंदर हमारा आ जाता है साइट प्लान का। जैसे कई बार होता था कि साइट प्लान जो स्टार्टिंग में जो दिया कंपनी ने, उसको बाद में अपनी मर्जी से उसको चेंज कर देती थी कंपनी। उसमें अपनी साइड से कुछ भी उसके अंदर लेआउट चेंज कर दिया, यहाँ तक कि जो प्रोजेक्ट का लेआउट है उसको भी चेंज कर देते थे। टावर का लेआउट किया, जो हमारी यूनिट का लेआउट किया उसको चेंज किया, साथ में जो प्रोजेक्ट का लेआउट है उसको भी चेंज कर दिया। पर ये जो अभी रेरा के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो प्रोजेक्ट का जो लेआउट है और उसके अंदर जो हमारी यूनिट का, हमारे टावर का जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो लेआउट है वो सेम एज इट इज रहेगा। अगर उसके अंदर बिल्डर को कोई चेंज करना चाहता भी है तो उसको मिनिमम उसको जो 70% जो बायर हैं, जो लोटी हैं, उनका परमिशन लेना जरूरी है। और अगर उनके परमिशन के बिना अगर उसमें कुछ भी चेंज किया तो उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा एक पेनल्टी लग जाएगी उसके ऊपर, उसको एक उसका एक फाइन देना पड़ेगा उसके लिए। चौथा पॉइंट आ जाता है हमारा एक जो इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने का, जो गवर्नमेंट का जो प्लान था। क्यों रियल एस्टेट में आदमी क्या मानते हैं कि एक सबसे सेफ फैक्टर है। सबसे सेफ फैक्टर क्यों है कि आप कोई भी हमारा जो अगर जमा पूंजी है, अगर उसको हम आज इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमें सबको पता है कि वो कल या 2 4 साल बाद में हमें उससे लगभग डबल ही मिलेगा या उससे 1.5 गुना मिलेगा, जो उस सेक्टर की लोकेशन के अकॉर्डिंग जहाँ पे हम लगा रहे हैं वो उसका इंक्रीमेंट होना ही होना है। तो इसको सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी को लोग सेफ मानते हैं। और वो सेफ जो पॉइंट जो थे, जिसमें जो माइनस पॉइंट थे रियल स्टेट में, जितने भी मनमानी चलाने वाले जो फैक्टर थे, उनको अगर काबू कर दिया गया, तो ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट और बढ़ गए, मजबूत हो गया। लोगों का एक जो अवधारणा बन गई कि अब तो हम बिल्कुल सेफ हैं, क्यों रेरा ऊपर से इतनी जो मॉनिटरिंग कर रहा है, प्रोजेक्ट में गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। तो इस कारण लोगों ने और खुल के इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया रियल स्टेट में। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा हमारा पॉइंट हो गया, जो कई बार क्या होता है, अभी पीछे भी आप देखोगे कि 2 3 प्रोजेक्ट ऐसे हुए हैं, गुड़गांव में भी पीछे ऐसे हुए कि लोगों ने मनमर्जी चला दी थी, अपने अलॉटमेंट कैंसिल करने की धमकी देना स्टार्ट कर दिया था, पर वो उसको अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? ऊपर रह रहा बैठा था, एक ऐसी अथॉरिटी बैठी है जो उन सभी को देख रही है, और लोगों ने वहां तक कंप्लेंट की और वो चीजें कहीं ना कहीं वो सॉर्ट आउट भी हुई। पहले क्या होता था, जैसे जो अच्छे जो प्रोजेक्ट थे, जैसे नोएडा में कई सारी ऐसी स्टोरी हुई थी, ऐसी कहानी में सुनने को देखने को मिली। तो उसमें क्या होता था, जो
रियल एस्टेट कंपनी थी अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दे, प्रोजेक्ट में हमारे अलॉटमेंट को कैंसिल कर देती थी। वो तब होता था जब हमें एक कम रेट में ऑफर किया गया था वो प्रोजेक्ट, और आज उस प्रोजेक्ट की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई है, वहां पे रेट काफी हाई चले गए हैं। तो उसमें रियल एस्टेट जो कंपनी थी उसको कहीं ना कहीं लालच आ जाता था कि क्यों ना इसमें से कुछ यूनिट को कैंसिल कर दिया जाए, या जिनकी कुछ पेमेंट स्लो चल रही है उनको कैंसिल कर दिया जाए, कि आज के टाइम तो उनको हम दोबारा बेच देंगे। वो तो उसको तब बेचा था जब मार्केट में हमारी चीजें बिक नहीं रही थी। तो ये जो चीजें थी इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। अब जो रेरा का जो फुल्ली इसके अंदर जो मॉनिटरिंग चलती है, तो अगर बिल्डर ये धमकी भी हमें देता है कि हम आपके कर देंगे अलॉटमेंट को कैंसिल कर देंगे, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम उसमें जा सकते हैं रेरा में, उसके लिए हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो चीजें थी जो आज के हमारे वीडियो का जो मतलब डिस्कशन के लिए हमें जरूरी समझा, तो ये कहाँ कहाँ जो मतलब जरूरी है या कहाँ कहाँ इसको ये अप्लाई होता है रेरा, वो चीजें और एक बार हम बोल देते हैं आपको लास्ट में। सबसे पहली चीज तो जहाँ पे एक हमारा रेजिडेंशियल यूनिट है, प्लॉट है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है या लो राइज फ्लोर है, उस चाहे रेजिडेंशियल में मतलब कोई भी हमारी यूनिट है। दूसरा जो कॉमर्शियल यूनिट है, कॉमर्शियल जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, केवल रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल इन दो ही टाइप की प्रॉपर्टी पे रेरा अप्लीकेबल होगा। इसके अलावा जो हमारा मोटे शब्दों में समझे तो हमारा जो इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर रेरा की कंडीशन लागू नहीं होती। तो इंडस्ट्री रेगुलर ये सॉरी रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल, इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी परेशानी आती है या बिल्डर कोई भी आपके सामने नई कोई स्टोरी सुनाता है, तो उसके लिए आप रेरा में जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। हमारी वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हमारी वीडियो को अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।